अकीदतमंद औरतें और मर्दू साधु को माथा टेक कर उठे और हाथ जोड़कर चले गए। तीर ठीक निशाने पर बैठा था। नीला मरवारी ज़बरदस्त खुफिया कोड था जिसको ये साधु समझ गया था। इसका मतलब था कि यही वो एजेंट था जिससे मुझे राब्ता पैदा करने के लिए कहा गया था। साधु ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। इसने अपने चेले की तरफ देखा और कड़क कर कहा, तुम क्यों बैठे हो बालक राम? क्या तुमने सुना नहीं कि हमारी समाधि का वक़्त हो गया है? जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। इसका चेला भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए वहां से चल दिया। जब मुकम्मल तौर पर तखलिया हुआ तो साधु ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं एक नंबर के आधे हिस्से बोलूँगा, तुम इसके अगले हिस्से पूरे करोगे। फिर इसने इस खुफिया कोड नंबर के हिस्से बोले जो चीफ ने मुझे बताया था। मैंने इसके अगले हिस्से बोल दिए। मुझे तो ये खुफिया कोड नंबर ज़ुबानी याद था। जब साधु ने भी इस अमर की तस्दीक कर ली कि मैं वही कमांडो हूँ जिसके बारे में इसे इतला की गई थी, तो वो उठकर झोंपड़ी में चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं आहिस्ता से उठा और कदम कदम माला फेरता झुक कर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। साधु अंदर चटाई पर बैठा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही इसने खारस लाहौरी पंजाबी में सवाल किया, अब बम्बई वाले का कोड नाम बताओ। नीला मरविरात, चिरनी रोड। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस बाग के पीछे एक पहाड़ी नाला है। आज रात 2 बजे इस नाले के छोटे पुल के नीचे पहुंच जाना। आप जल्दी से वापस चले जाओ और सुनो, ये वक्त जम्मू शहर से बाहर किसी उजाड़ जगह छुप कर गुजारना। लोगों की नज़रों के सामने ज़्यादा मत आना। अब जाओ। मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर आकर एक बार फिर बाग में नजर दौड़ाई। वो सीआईडी वाला आदमी मुझे अब भी नजर ना आया। मैं खामोशी से तरशोल वाली छड़ी टेकता और हाथ में माला फेरता बाग के मशरक की तरफ चल दिया। मैं सबसे पहले इस पहाड़ी नाले के छोटे पुल का मुशाहदा करना चाहता था, जहां साधु माता दास ने मुझे रात के 2 बजे आने को कहा था। ये बाग जिसमें से गुजर रहा था कोई पुराना बाग था। रोशों के गिर्द सरों के लंबे कद के दरख्त उगे हुए थे। कहीं कहीं बारा दरिया भी नजर आ रही थी। चीड़ और सफेदे के दरख्त ठंडी धूप में रोशन नजर आ रहे थे। एक पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं आगे से होकर झोंपड़ी के अकब में आया तो देखा कि पत्थर की एक नीम कद आदम दीवार थी, जिसकी दूसरी जानब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाले की ढलानों पर झाड़ियां उगी हुई थी। नाले का पहाड़ बहुत छोटा था और शफाफ पानी पत्थरों से टकरा कर बह रहा था। पीछे एक छोटा सा पथरीला पुल बना हुआ था। मैंने इस नक्शे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और वहां से पलटकर बाग की दूसरी जानब निकल गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ। जिस सड़क पर भी मैं चला जा रहा हूँ, यह मुझे कहाँ पहुँचाएगी। बाग से कुछ दूर जाकर सड़क कशादा हो गई। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। साइकिल, रिक्शा और कारें भी गुजर रही थी। मेरी बाईं जानब एक ग्राउंड के ऊपर नीचे पहाड़ों का सिलसिला फैला था। इन पहाड़ों की ढलानों पर कहीं कहीं मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। बाजार में ट्रैफिक एकदम इधर उधर हट गई। मैंने सोचा कि शायद किसी वजीर की गाड़ी आ रही होगी। मैं भी ग्राउंड की दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। एक मिलिट्री कानवाय गुजरने लगा। भारी फौजी ट्रक थे जो तरपाल से बंद कर दिए गए थे। फौजी ट्रकों की अगली सीटों पर मुझे सिख फौजियों की शक्लें साफ नजर आ रही थी। ये कोई 15-16 ट्रकों पर मुश्तमिल कानवाय था। कानवाय गुजर गया तो सड़क पर फिर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक शुरू हो गई। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं इधर आधी रात तक का वक्त छुप कर गुजार सकूंगा और लोगों की नज़रों में ना आऊं। ग्राउंड खत्म हुआ तो आगे ढलवान जमीन आ गई। इसके आगे एक बड़े नाले का पुल था। मैं पुल पर से गुजरने लगा। काफी बड़ा और तवील पुल था। पुल के दूसरे किनारे पर जड़ ढलान पर माता शेरांवाली का एक मंदिर था, जिसके क्लिस पर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। मैंने कंबल शानों पर डाल रखा था, जिसकी वजह से मैं ठंडी पहाड़ी हवा से महफूज था। जम्मू में वाकई सर्दी थी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज मगरब की पहाड़ियों की जानब झुक गया था। दाईं तरफ चंबा और कांगड़ा की बाज बर्फपोश चोटियां धूप में चमक रही थी। मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अंधेरा होने तक इस मंदिर में ही वक्त गुजारा जाए। जिनाचा पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं ढलान उतरकर माता शेरांवाली के मंदिर के अहाते में आकर जय माता शेरांवाली का नारा लगाकर एक तरफ घने दरख्त के नीचे बनी हुई समाधि के पास बैठ गया। यहाँ हिंदू पुजारियों ने जगह जगह पूरी, कचौरियाँ और लड्डू दोने रखे हुए थे, जिन्हें बंदर चट कर रहे थे। इन बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था। हनुमान के हवाले से हिंदू बंदरों का बेहद एहतराम करते हैं, बल्कि इनकी पूजा करते हैं। यहाँ बैठने के बाद मैंने एहतियातन एक बार फिर चारों तरफ माहौल का गहरी निगाह से जायजा लिया। मेरा ख्याल अभी तक
इसी सीआईडी वाले की तरफ लगा हुआ था, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आया। मंदिर में भजन गा रहे थे, पुजारी माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे, कुछ मर्द और औरतें फूल और मिठाई लिए मंदिर में दाखिल हो रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी कम हो रही थी। पहाड़ों के नशीब में तो ठंडी छांव काफी गहरी हो गई थी। मैं बज़ाहिर ज्ञान ध्यान में लगा था, हाथ थामी माला के मंके फेर रहा था, लेकिन मेरी आंखें नीमवात थीं और मंदिर आने वालों और मंदिर में जाने वालों पर गहरी निगाह रखे हुए थे। अब मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर ही लगी थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कमबख्त वही सीआईडी वाला आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था। इसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर इसने पलटकर हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर इस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम आंखें बराबर इसका ताकुब कर रही थी। अभी तक इसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश्मकश में था। यह कमबख्त मेरा पीछा करता यहाँ आया है या वैसे ही मंदिर में माथा टेकने आ गया है। मैं ये सोच ही रहा था कि इस आदमी ने गर्दन मोड़कर इस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मगर इसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही इसकी निगाह मुझ पर पड़ी हो। फिर वो एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चनाचा कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और त्रिशूल थाम कर बंदर की पिछली तरफ से होकर एक पगडंडी पर चल पड़ा। ये पगडंडी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि ये पगडंडी कहाँ जा रही है। इसका मोड़ घुमा तो सामने नशीब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी। यहाँ हरे भरे दरख्तों में डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थीं। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध धोते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से ओपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने इस धुएं को यूं पहचाना कि फजा में ओपलों की बोरची हो रही थी। इस डोगरा गांव के पीछे चीड़ के बहुत से दरख्त थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूं। लोगों की निगाहों से बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजरकर नशीब के दरख्तों में आ गया। यहाँ निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों जैसे दरख्त के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर नजर आ रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीम स्या अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थी। दूर पहाड़ के नशे में भी मकानों की बत्तियां जलमलाने लगी थी। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो कमबख्त इस मनहूस सीआईडी वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस को लेकर वहां ना आ जाए और सारा मिशन अधूरा ना रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें को खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ से एक साया सा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर ये वही सीआईडी वाला है तो इसकी मौत इसे मेरी तरफ खींचे ला रही है। मैंने फैसला कर लिया कि इसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज टकराई। ये चांदी की झांझरों की आवाज थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थी। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि ये एक डोगरा औरत है जिसके हाथ में एक छोटी पलटुई है और इसके ऊपर रुमाल में लपेट कर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तारीकी में कुछ दिखाई ना देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया, मगर मेरी आंखें खुली थीं। औरत का साया करीब आ गया। ये डोगरा औरत थी जिसने सूसी की शलवार कमीज पहन रखी थी। इसके पाँव में चांदी की झांझरें थीं जो मौसीकी पैदा कर रही थी। झांझरों की मौसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई, पलटुई घास पर रखी, हाथ बांधकर प्रणाम किया और डोगरा जबान में कहा, महाराज, ये मैं आपके भोजन के लिए लाई हूं, स्वीकार करें। भूख मुझे बहुत लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहतात था। ये सीआईडी वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, ये क्या है बालक? डोगरा औरत ने पलटोई के ऊपर से चंगीर हटाकर कहा, महाराज, ये मैं अपने गाय का दूध धोकर आपके लिए लाई हूँ और ये मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी, मगर ये मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत भी दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिलाकर ले आई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा,
बालिका, हम तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हो गए, परंतु हमें विष्णु माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। पहले तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांधकर बोली, महाराज जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने पलटोई के साथ अपना हाथ चल्लू बनाकर खाया, फिर पलटोई को अपने घुटने पर रखा, चल्लू के साथ मुंह लगाया और गटागट 2-4 घूंट दूध पी गई। पलटोई रखकर इसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 नवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द अमल देखना चाहता था। मैं इससे विष्णु माता के चमत्कारों की बातें कर रहा था। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई, तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू कर दी। देखते देखते मैं मकई की सारी रोटी खा गया और दूध की आधी से ज्यादा बलटोई खाली कर दी। डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा, वो मुझे बहुत मारता है। महाराज मुझे बच्चा दे दें। ये जवान डोगरा औरत कुछ इस तरह से मेरे कदमों में बिछी जा रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो वाकई मुझसे अपना बच्चा चाहती है। मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालिका पीछे हटकर बैठ जा, मैं माता शेरावाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा। विष्णु माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तू जा और सुन, किसी को बताना मत कि तू मुझे यहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। डोगरा औरत तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, महाराज मुझे बच्चा दे दें, मेरी जिंद जान आप पर कुर्बान। अच्छा अब तू चली जा। डोगरा औरत ने बलटोई और चंगीर उठाई, कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चलती गई, फिर प्रणाम करके अपने गांव की तरफ चल दी। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने इसे अपने अंदर गुम कर लिया था। गाय के ताज़ा दूध और पहाड़ी मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दी। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आ गई। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं इसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। पहले सोचा कि कहीं दूध में ख्वाब आवर गोलियां तो नहीं मिला दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह नींद का गलपा था और नींद खालस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चनाचा कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को जेर कर लिया। मैंने घड़ी देखी। अभी रात के 10:15 बज रहे थे। यह घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी। मुझे बागजोलियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ इसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो सीआईडी का आदमी अभी तक मेरे ताक़ुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे, मगर मेरे तजर्बे ने मुझे बता दिया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मुहतात था, किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आखिर ये इसका इलाका था, मैं इसके मुल्क में था। वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और इन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। ये नाला मेरी नज़र में था और मैं इसकी सिमत से बखूबी वाकिफ था। नशीबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड अबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। ये छोटा पुल मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैं नशीब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बनाई और कंबल ओढ़ कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी, उसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर लिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक कराई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांधकर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात इस दरख्त के साथ जकड़े रहते। उफ, आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज़ निकलने लगती है। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना
ऊँटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मकारी से अपना रास्ता बनाना और साम, मेंढक और खाददार झाड़ियाँ खाना सिखाया गया। हमें अजीतें दी गईं कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो इनकी अजीतों से घबरा कर राज फाश ना कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा भड़कीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक कराई। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर उकाब की तरह झपटने और देखते देखते इसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई थी। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि हमारे कदम सूखे पत्तों पर पड़ें मगर आवाज बिल्कुल पैदा ना हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें कराई गईं और इंसानी जिस्म के तमाम तर नाजुक रगों, हड्डियों, अज़ा से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहाँ कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में अकड़ू बैठा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, अगरचा इस अंधेरे की मेरी आंखें आबादी हो गई थीं और शाम की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शहर देख रहा था। नाले का पानी रल तरल की मुतरन्नम मौसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनम फजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बूटी हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक़्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छिंटा मार सका। इससे यह फायदा जरूर हुआ कि नींद का रहा सा एहसास भी खत्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटे तरचोल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाए इस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के इस छोटे पुल के ऊपर एक रेड़े का ह्योला यूं खड़ा था कि इसकी दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ खड़े थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया। यहाँ अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाली लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि यह अपना एजेंट है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहरा दिया। पिस्तौल की नाली मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाग जोगियों वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? इसने सरगोशी में पूछा। एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर इसने इस वक्त मुझे नहीं देखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरिबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर जोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो मेरे हाथों से मारा गया था। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। मेरा गिरेबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबास के अंदर से एक पिस्तौल निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और बोला, ये बरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मदम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरब की सिमत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा ही अहम और ख़तरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि अशद ज़रूरत के सवाल ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पगडंडी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरफ नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में चंद एक मकान गुप्त अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर के अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवीद दिखाई थी। ये नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दूर इसी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां जलमला रही थीं। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में इसने बाईं जानब देखा, फिर मुझे लेकर इस तरफ चला गया। यहाँ एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियां किनारे पर खड़ी थीं। इसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा। फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने इस कश्ती में तवी नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनियां अब पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। हम पूह भरने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह का अजब का उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू चंबा और कल्लू की
पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानब कश्मीर के सरफलग पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां मुझे काजब की मदम रोशनी में झलकने लगी थीं। हमें इस पहाड़ के दामन में पहुंचना था। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। इसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है, सड़क कच्ची है, मगर हम खड्डों और घाटियों में सफ़र करेंगे। तुम थक तो नहीं गए, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा ज़बरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चले, मैं चाहता हूँ सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं।